गुड मॉर्निंग नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज हम एनाटमी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक एपिथेलियम के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक शुरू करने से पहले आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। एपिथेलियम एनाटमी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एपिथेलियम क्या होती है? एपिथेलियम बेसिकली एक टिश्यू है जो हमारे सारे शरीर को कवर करके रखता है। यह हमारी सारी कैविटीज़ को, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कवर करके रखता है और हमारे शरीर में ग्लैंड्स को बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे हमारी स्किन के ऊपर, स्किन की सबसे बाहर की जो लेयर है इसे एपिडर्मिस कहते हैं। यह स्किन की एपिथेलियम होती है। यह स्किन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और स्किन बैरियर को बनाती है। तो एपिथेलियम का मेन काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन का। जो सेकंड एग्जाम्पल में एपिथेलियम मुंह और पेट और आंतों और फेफड़ों में पाई जाती है, वो फेफड़ों और पेट के जो एपिथेलियम है वह एब्जॉर्प्शन का काम करती है और फेफड़ों के अंदर की जो एपिथेलियम है वो गैस एक्सचेंज का काम करती है। हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है उसे एंडोथेलियम कहते हैं और यह ब्लड प्रेशर की शेप को मेंटेन करने का काम करती है। एपिथेलियम के मेन जो कार्य हैं उसमें पहले भी मैंने डिस्कस किया कि स्किन की एपिथेलियम प्रोटेक्शन का काम करती है। इसी तरह से जो इंटरनल ऑर्गन की एपिथेलियम है वह उनकी सेफ्टी मेजर करती है। यह एपिथेलियम एब्जॉर्प्शन का काम करती है, पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करती है। जैसे इंटेस्टाइन की लेयर में जो सबसे बाहर की लेयर है वह सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करती हैं। जो हम खाना खाते हैं वो इंटेस्टाइन में एपिथेलियम के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। सिक्रीशन, एपिथेलियम जो म्यूकस और एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करती है और सिक्रीशन का काम करती है। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन का काम। जो हमारे लंग्स के प्लूरा में पाई जाने वाली एपिथेलियम है वो ऑक्सीजन के एक्सचेंज का काम करती है और जो हमारी किडनी के अंदर पाई जाने वाली एपिथेलियम है वो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करती है। इसी तरह से जो नर्वस टिश्यू में पाई जाने वाली एपिथेलियम है वो कंडक्शन का काम करती है और सेंसेशन को फील करने में हेल्प करती है। एपिथेलियम के कुछ प्रकार होते हैं इसकी शेप के हिसाब से। जैसे स्क्वेमस एपिथेलियम में इस तरह के सेल पाए जाते हैं एक लेयर्स में। अगर ये क्यूबॉइडल शेप में हो तो इसे क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहते हैं और अगर ये कॉलमनर शेप में हो तो इसे हम कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। तो इन जनरल सेंस, सरल भाषा में, एपिथेलियम वह एक टिश्यू है जो शरीर की सारी लेयर्स को, सारे अंगों को ढक के रखता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है, एब्जॉर्प्शन का काम करता है। एपिथेलियम टिश्यू शरीर की पहली सुरक्षा दीवार है जो सभी तरह के ऑर्गेनिजम्स को अंदर जाने से रोकती है। अब बात कर लेते हैं एनाटॉमिकली। बेसिकली एनाटॉमिकली हमारी एपिथेलियम की कुछ डिविजन्स की जाती हैं कि एपिथेलियम किस प्रकार की होती है। तो अगर एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हो तो इसे सिंपल एपिथेलियम कहते हैं। अगेन इसके 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है स्क्वेमस एपिथेलियम। यह एपिथेलियम अगर ब्लड वेसल्स के अंदर पाई जाए तो इसे एंडोथेलियम कहते हैं और अगर इसे हार्ट के अंदर देखा जाए तो इसे मेसोथेलियम कहते हैं। ये एपिथेलियम हमारे प्लूरल स्पेस में हो तो इसे पेरिटोनियम और हार्ट के अंदर हो पेरिकार्डियम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? यह ब्लड फिल्ट्रेशन का काम करती है अगर यह किडनी के अंदर पाई जाए और वहाँ इसे ब्लड प्यूरिफाई करने का काम होता है। अगर यह एपिथेलियम हमारे लंग्स के अंदर देखी जाए तो यह लंग्स के अंदर ऑक्सीजन एक्सचेंज का काम करती है। सेकेंड टाइप ऑफ एपिथेलियम है क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
बेसिकली यह एपिथेलियम रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, जो किडनी की एक स्ट्रक्चर होती है, और डक्ट्स, पैनक्रियाटिक डक्ट में पाई जाती है, और यह थायराइड ग्लैंड के एंडोक्राइन पोर्शन में पाई जाती है। इसका मेन काम क्या होता है? हार्मोन को सिक्रेट करना, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन काम करना। तीसरी तरह की एपिथेलियम है कॉलमनर एपिथेलियम। बेसिकली यह, जैसे नाम ही क्लियर है, इसमें कॉलमनर रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स होते हैं, इसीलिए इसे कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। और यह GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर के बहुत से ग्लैंड्स में पाई जाती है। इसका मेन काम क्या हो गया? सिक्रेशंस और एब्जॉर्प्शन, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम खाने के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं वो पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर ग्लोबुलर सेल्स जो वाइन ग्लास शेप्ड होते हैं वह कॉलमनर एपिथेलियम से बने होते हैं और ये म्यूकस सिक्रेट करते हैं। इसके लास्ट में सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम के बारे में बात कर लेते हैं। ये मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। जैसे एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, सातवां सेल, ऐसे लेयर में सेल्स होंगे। इनके ऊपर सीलियाज लगे होंगे। सीलिया एक टेंटिकल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिसे आप हेयर मान लीजिए। अब ये सीलिया हिलते रहते हैं, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हिलने से यह कुछ चीज़ों की मूवमेंट, जैसे हार्मोन्स की मूवमेंट को हेल्प करते हैं, म्यूकस को एक A to B तक ले जाने के लिए हेल्प करते हैं। इसी सीलिया से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है, इसे सीलियरी रिएक्शन कहते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? पैरानेजल साइनसेस में पाए जाते हैं, रेस्पिरेटरी ट्री में पाए जाते हैं और यूट्रस में पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी दूसरी टाइप के बारे में, जिसका नाम है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। मैंने आपको पहले बताया सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती है, और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम इससे एनाटॉमिकली इस तरह से अलग होती है क्योंकि इसमें मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती है। मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होने से, जैसे आप ये देख सकते हैं, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। इन लेयर्स का क्या बेनिफिट होता है कि जैसे जैसे शरीर में वीयर एंड टियर होता है तो ऊपर की लेयर शेड ऑफ हो जाती है और नीचे की नई लेयर आती है। इसके कुछ हम एग्जांपल्स अगर इसे समझें तो केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम, यह बेसिकली हमारे स्किन, हेयर, नेल्स में पाई जाती है। आप देखते हैं कि नेल, बाहर का जो पुराना नेल है वो घिस जाता है वियर एंड टियर के बाद, तो नया पोर्शन आ जाता है जो हार्ड सरफेस, ये केराटिनाइज से आप समझेंगे, केराटिनाइज स्ट्रक्चर हार्ड सरफेस के लिए वर्ड यूज़ होता है। और अगर ये नॉन केराटिनाइज्ड है तो ये सॉफ्ट और मॉइस्ट एरिया में होगा, जिससे ओरल माउथ कैविटी के अंदर वियर एंड जो सेल्स, एपिथेलियम के सेल्स डेली वियर एंड टियर में जा रहे हैं, ईसोफेगस में जा रहे हैं, ये वेजाइना या कॉर्निया में जा रहे हैं। ये मल्टीपल लेयर ऑफ द सेल्स, जो बाहर की लेयर है वियर एंड टियर के बाद शेड ऑफ हो जाती है, तो नीचे की लेयर नया काम करने के लिए उसी समय रेडी होती है और अपने काम को ईजिली करती रहती है। शेप के हिसाब से इसकी भी, जैसे कॉलमनर है तो उसका नाम उस हिसाब से रखा जाता है। जैसा कि नर्सिंग स्टूडेंट हम एपिथेलियम टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे। एपिथेलियल टिश्यू जो हमारी बॉडी के वेट सरफेसेस में प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इसकी फर्स्ट टाइप है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये एपिथेलियम, इसकी एपिकल लेयर में, मतलब सबसे ऊपर की लेयर में क्यूब शेप के सेल्स होते हैं, और ये बहुत ही रेयर टाइप ऑफ एपिथेलियम है और मेनली प्रेजेंट होती है मेल यूरेथ्रा में, मेल में यूरेथ्रा में और डक्ट ऑफ स्वेट ग्लैंड में। जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं ये ऐसे वेट सरफेसेस होते हैं शरीर में जहाँ पर वियर एंड टियर ज़्यादा होता है। ये इसी जगह पर स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम पाई जाती है। इसकी टाइप 2 है स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम। जैसे कि नाम ही बता रहा है, इसमें कॉलमनर शेप के सेल होते हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? लाइन पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, स्मॉल एरिया इन द एनल म्यूकोजल मेम्ब्रेन। एज यू नो, प्रैक्टिकली इन एरियाज़ पे फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा
फ्रिक्शन की वजह से ज़्यादा मेम्ब्रेन लॉस होता है, इसीलिए इस तरह के सेल यहाँ पाए जाते हैं। नंबर 3 पर पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये बहुत ही स्पेशल तरह की एपिथेलियम होती है जो किसी भी मैकेनिकल चेंज का मतलब क्या है कि जैसे कोई प्रेशर है उसे बियर करने के लिए ख़ास तरह की मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्यूबॉइडल सेल्स पाए जाते हैं। ये बेसिकली पाई जाती है रीनल पेल्विस और यूरिनरी ब्लैडर में। ख़ास बात क्या है कि जैसे यूरिनरी ब्लैडर में डिस्टेंशन होने की वजह से ये फूल जाता है, तो और रीनल पेल्विस में भी प्रेगनेंसी के समय में इनके मसल्स में ऐसी पावर होनी चाहिए कि ये डिस्टेंड कर सकें या डिस्टेंशन परमिट कर सकें। इसीलिए ट्रांजिशनल एपिथेलियम इस जगह पे पाई जाती है और यह किसी भी प्रेशर या किसी भी ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है। इसके बाद हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। एपिथेलियम के वो सेल जो ग्लैंड की तरह काम करते हैं। आपको पता होगा ग्लैंड शरीर में एक ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हमारे हार्मोन सिक्रेट करते हैं, म्यूकस सिक्रेट करते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ग्रुप ऑफ एपिथेलियल सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग सिक्रेशन इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल। क्या कहने का मतलब है, कुछ ऐसे ग्रुप सेल्स के जो ग्लैंड की तरह सिक्रेशन प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं उसे ग्लैंडुलर एपिथेलियम सेल कहते हैं। इनमें यह सिंगल सेल स्ट्रक्चर भी हो सकती है, जैसे ग्लोबुलर सेल जो पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, सिंगल लेयर सेल्स होते हैं। और इसके अंदर कॉम्प्लेक्स सेल्स भी पाए जाते हैं। कॉम्प्लेक्स सेल्स या नंबर ऑफ, जिसमें ग्रुप ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा नंबर में हो जाते हैं, ये पैनक्रियाटिक आइसलेट सेल्स, वे भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करने वाले सेल्स का नंबर बहुत ज़्यादा होता है। और ग्लोबुलर सेल जो स्टमक की लाइनिंग में पाई जाती है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। ये दोनों ही हार्मोन सिक्रेट करते हैं। आगे देखिए, ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज़ अ मल्टी फंक्शनल एपिथेलियल टिश्यू। बहुत आसान है समझने में, इसके बहुत से फंक्शंस होते हैं। इट कॉम्बाइन विद अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी एंड परफॉर्म वाइटल फंक्शन। कहने का मतलब ये है कि ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रेट करता है जो दूसरे ऑर्गन के ऊपर काम करके बॉडी फंक्शन को मैनेज करता है। इसीलिए ग्लैंडुलर टिश्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। इसके बाद हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, शरीर में कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसे नाम इसका बताता है, ये एक ऐसा टिश्यू है जो कनेक्ट करता है बॉडी के पार्ट्स को एक दूसरे के साथ। ये पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और शरीर में अलग अलग जगह पे अलग अलग फंक्शन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इनके फंक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये शरीर को एकदम बांध के रखते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और बॉडी टिश्यूज़ को एकदम अपनी जगह पर मेंटेन करके रखते हैं। इनका दूसरा काम है इंसुलेशन प्रोवाइड करना टू इंटरनल ऑर्गन। जैसे आप समझिए किडनी को और लीवर को एक जगह पे फिक्स रख के इंसुलेशन प्रोवाइड करना। कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रांसपोर्टेशन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है ब्लड को हम आगे डिटेल पे पढ़ेंगे। ब्लड इज़ ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट, स्टोरेज लाइक एडिपोज टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोज टिश्यू स्टोरेज का काम करता है। एडिपोज टिश्यू में क्या स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है। और इस लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन इस कनेक्टिव टिश्यू में होता है इम्यून रिएक्शंस, लाइक कूफर सेल्स एंड मैक्रोफेजेस में क्या रिएक्शंस होती हैं, यह बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करके इम्यून सिस्टम में काम करता है और जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं उन्हें इनगल्फ करके मार देता है। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर में 2 एलिमेंट होते हैं, सेल और मैट्रिक्स। ठीक है, सेल क्या होता है, द सेल इन द कनेक्टिव टिश्यू आर वाइडली स्प्रेड टू ईच अदर। ठीक है, इसमें 2 तरह के सेल होते हैं, एक फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, इट इज़ मोस्ट कॉमन न्यूमरस कनेक्टिव टिश्यू
ये सबसे कॉमन होता है कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड मोर एक्टिव इन द हीलिंग साइड। वुंड हीलिंग में फाइब्रोब्लास्ट बहुत अच्छे से काम करता है। ये आगे आप देखिए कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स, इसके बारे में देखिए। कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स में बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट सेल, एडिपोज टिश्यू, मैक्रोफेजेस एंड ब्लड कैपिलरीज। इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट रील में देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के सेल्स की डिफरेंट टाइप के बारे में अब हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एडिपोज सेल्स। एडिपोज सेल्स या फैट सेल्स या एडिपोसाइट्स, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है। यह फैट को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड साइटोप्लाज्म के अंदर। ये कहाँ पाए जाते हैं? यह स्किन के अंदर और किडनी और हार्ट जैसे ऑर्गन्स के साथ में पाए जाते हैं। यह एक फैट के कुशन की तरह शरीर में स्टोर होता है, जो समय आने पर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और बहुत बेसिक से कामों में हेल्प करता है। नंबर सेकंड डिस्कस करने के लिए है मास्ट सेल। मास्ट सेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल है। यह हमारे शरीर में इम्यून रिएक्शन को इनिशिएट करता है। लार्ज टिश्यू सेल रिजेंबलिंग बेसोफिल, एसेंशियल फॉर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन मीडिएटेड बाय IgE। यह सेल बेसिकली बेसोफिल के जैसे देखने में होता है और इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को स्टार्ट करता है IgE के थ्रू। जैसे ही कहीं चोट लगती है तो मास्ट सेल एक्टिवेट हो जाते हैं और यह प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन। हिस्टामिन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को इनिशिएट कर देते हैं और कहीं पर भी आपको अर्टिकेरिया या एलर्जिक रेनाइटिस जैसे या एस्थमा जैसे या एंजियोडेमा जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। हिस्टामिन प्रोड्यूस होता है और यह हमारे शरीर में ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, हमारे शरीर में गैस्ट्रिक एसिड की सिक्रेशन को बढ़ा देता है। स्मूथ मसल्स, जो सॉफ्ट मसल्स होते हैं, उनको कंस्ट्रक्ट कर देता है, जैसे ब्रोंकाई। इससे क्या होता है? सांस लेने में भी प्रॉब्लम होने लगती है अगर ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा सीवियर हो तो। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं मैक्रोफेजेस, जो मोनोसाइट से डेवलप होते हैं। इसकी दो टाइप्स होती हैं, फिक्स्ड मैक्रोफेजेस एंड वॉन्डरिंग मैक्रोफेजेस। ये बेसिकली क्या करते हैं? इनगल्फ का मतलब होता है ये बैक्टीरिया को खा लेते हैं और इस बैक्टीरिया को खाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मैक्रोफेजेस के बैक्टीरिया के खाने के प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लाज्मा सेल। ये बेसिकली किससे डेवलप होते हैं? ये बी लिम्फोसाइट से बनते हैं और ये शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यून मेडिएटर इम्यूनोग्लोबिन्स को सिक्रेट करते हैं, जो शरीर में फॉरेन बॉडी को अटैक करने का काम करते हैं। ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? GIT और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। आप जैसे खाना खाते हैं, खाने में कुछ भी पैथोजन हैं, तो ये सेल बेसिकली इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए GIT के आसपास रहते हैं ताकि इस रिएक्शन को एक्टिवेट कर सके। सिमिलरली रेस्पिरेटरी ट्री के आसपास रहते हैं ताकि इम्यून रिएक्शंस को जल्दी किया जा सके। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ में WBCs के बारे में। बहुत रेयर कंडीशन में या कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में WBCs माइग्रेट कर जाते हैं ब्लड से कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे न्यूट्रोफिल माइग्रेट कर जाते हैं ब्लड से इन्फेक्शन की साइट पे और अपना इम्यून रिएक्शन शुरू करके हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? दो सेल के बीच का जो स्पेस, खाली स्पेस है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, अब मैट्रिक्स के बीच में क्या पाया जाता है? दो सेल के बीच में जो खाली स्पेस है, इसके बीच में क्या पाया जाता है? इसके बीच में पाई जाती है फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। फाइबर्स और ग्राउंड सब्सटेंस। और ये ग्राउंड सब्सटेंस क्या होता है? बेसिकली ये पानी, H2O दैट मीन्स वाटर, हाइड्रोनिक एसिड और पॉलीसैकेराइड्स होते हैं।
हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है? हाइलुरोनिक एसिड म्यूकोस पॉलीसेकेराइड्स होता है इन एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स। ये एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स के अंदर एक पॉलीसेकेराइड है और कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है, बाइंडिंग का काम करता है और प्रोटेक्टिव एजेंट है। जो दूसरी चीज़ हमने अभी डिस्कस की मैट्रिक्स के अंदर, एक तो ग्राउंड सब्सटेंस, दूसरा फाइबर। फाइबर 3 तरह के फाइबर पाए जाते हैं। एक है कोलेजन फाइबर, यह बेसिकली इसमें क्या होता है, कोलेजन प्रोटीन होता है और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होता है बॉडी में, जो स्ट्रेंथ देता है कनेक्टिव टिश्यू को। आपको मैं एक बात बताऊं, कोलेजन फाइबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है जिसकी कमी की वजह से, ये एज ज़्यादा होने की वजह से, शरीर में कोलेजन फाइबर कम होने की वजह से स्किन में झुर्रियाँ आने लगती हैं। तो आजकल कोलेजन को बढ़ाने के लिए बहुत सी सप्लीमेंट्स भी लोग लेते हैं। नंबर 2 पे है इलास्टिक फाइब्रिन। यह बेसिकली इलास्टिन प्रोटीन से बनता है और इसमें सबसे ख़ास बात क्या है कि ये अपनी रेस्ट में जो इसका साइज़ होता है उससे 150 गुना तक स्ट्रेच कर सकता है, लंबा हो सकता है, इसीलिए इसका नाम इलास्टिक फाइबर है। और तीसरे नंबर पे है रेटिकुलर फाइबर। यह भी सपोर्ट और स्ट्रेंथ देने का काम करता है जैसे कोलेजन फाइबर होती है। इसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू की। लूज कनेक्टिव टिश्यू जैसे एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, रेटिकुलर टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर टिश्यू एंड डेंस रेगुलर टिश्यू एंड इलास्टिन टिश्यू। इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारा टॉपिक अभी तक चल रहा है। इसमें फर्स्ट पार्ट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? स्किन के नीचे एपिथेलियम और म्यूकस मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? ये प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड सपोर्ट। ये सारे शरीर मोस्ट वाइडली शरीर में पाए जाते हैं और इसे शरीर का पैकिंग मटेरियल भी कहा जाता है। सो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ अ पैकिंग मटेरियल ऑफ द बॉडी इज़, द आंसर इज़ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, द नेक्स्ट इज़ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है, बेसिकली यह हमारे शरीर में फैट सेल्स की तरह ट्राइग्लिसराइड और साइटोप्लाज्म में सेव होता है और ये क्या काम करता है? शरीर में हीट लॉस को बचाता है, एनर्जी की तरह रिजर्व रहता है, प्रोटेक्ट करता है ऑर्गन्स को किसी भी शॉक से। नंबर 3 पे है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क। बेसिकली ये क्या करता है? इट कंटेन्स मोस्टली रेटिकुलर फाइबर्स। ये एक तरह का जाला बनाता है, स्ट्रोमा बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है और लीवर, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स को सपोर्ट देता है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ को। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं शरीर में लिगामेंट्स पे और ये बहुत ही स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर्स की वजह से यह एक बोन को टेंडेंस के साथ जोड़ते हैं। मैं फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। फाइबर आर अरेंज्ड इन पैरेलल बंडल्स। फाइबर ये एकदम सिमेट्री में होते हैं जैसे लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ता है, उसे लिगामेंट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन अटैच करता है। और टेंडन क्या करता है? टेंडन क्या करता है? मसल को बोन से अटैच करता है। ये भी इंपॉर्टेंट को सवाल है। इसके बाद इंपॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली ये क्या करता है? यह पुलिंग स्ट्रेंथ देता है वेरियस डायरेक्शंस में, ठीक है। और ये कहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं? द सेल एंड फाइबर आर अरेंज्ड इन डिसओरिएंटेड कनेक्टिव टिश्यू अंडर स्किन। स्किन के अंदर ये पाए जाते हैं। इसके बाद इंपॉर्टेंट है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। इसमें क्या होता है? मेनली इलास्टिक फाइबर्स होती हैं और ये कहाँ पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पाए जाते हैं लंग्स और आर्टरीज के बीच में, क्योंकि इन ऑर्गन्स को क्या करना होता है? बीच में एक स्ट्रेच करना होता है, आर्टरीज को भी और लंग्स को भी, इसीलिए इलास्टिक फाइब्रिन सबसे ज़्यादा यहाँ पाए जाते हैं।
इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। कार्टिलेज के बारे में बात कर लेते हैं। क्या होता है कार्टिलेज? इट इज़ अ फर्मर देन अदर कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट बोन। बोन के बाद सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो पार्ट होता है वो कार्टिलेज होता है। इमेच्योर कार्टिलेज इज कॉल्ड कॉन्ड्रोब्लास्ट। इमेच्योर कार्टिलेज को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। कार्टिलेज हैव नो ब्लड सप्लाई सो इट हील्स स्लोली। इसका मतलब क्या है? कार्टिलेज के अंदर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है और अगर एक बार कार्टिलेज टूट जाए तो इसे हील होने में भी समय लगता है और यूजुअली कार्टिलेज के रप्चर होने पे भी प्लास्टर बांधा जाता है ताकि ये अच्छे से हील कर सके। मेच्योर सेल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड chondrocytes, इट कंटेन chondrocytes एंड कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर, वो बहुत क्लियरली है। इसके टाइप्स होती हैं हाइलिन कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये सबसे इट इज़ द वीकेस्ट एंड मोस्ट एबंडेंट कार्टिलेज इन द बॉडी। ये सबसे कमज़ोर और सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कार्टिलेज होता है। इट फॉर्म लैरिंक्स, ये लैरिंक्स को बनाता है, ट्रैकिया को बनाता है, ब्रोंकाई और एंटीरियर एंड ऑफ रिब्स एंड नोज को बनाता है। नंबर 2 पे है फाइब्रो कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होता है क्योंकि इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स पाई जाती हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरवर्टिबल डिस्क एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस को ये जोड़ता है। नंबर 3 पे है इलास्टिक कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन्स इलास्टिक फाइब्रिन सो इट हैज़ इलास्टिक प्रॉपर्टी। ये तो बहुत ही आसान है, जहाँ पे भी इलास्टिक वर्ड आ गया उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? इलास्टिक। वो एक जगह से दूसरी जगह तक खींच सकता है। इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू स्ट्रक्चर्स लाइक एक्सटर्नल ईयर एंड ट्यूनिंग का मीडियम ब्लड वेसल्स। बहुत अच्छा है, ये आपकी ब्लड वेसल्स के लेयर्स में पाया जाता है ताकि वो समय आने पर फ्लेक्सिबिलिटी या थोड़ा स्ट्रेच हो सके। और एक्सटर्नल ईयर में ये पाया जाता है किसी भी मूवमेंट के लिए या किसी प्रेशर को बीयर करने के लिए रिस्पॉन्स शो कर सके। इसके बाद हम बोन्स पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे सेपरेटली और लिम्फ को भी सेपरेटली पढ़ेंगे।